So, our first lecture for today is of utmost importance to all the students present here because that is basically on संहिता पाठन, जिसका हम सबको डर रहता है जब हम फर्स्ट ईयर में जाते हैं, हम संहिता देखते हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, जब हम बोलते हैं अरे इतने बड़े बड़े बुक्स कैसे लर्न करेंगे, क्या लर्न करेंगे, श्लोक कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद होगा, is it necessary or not? So, to deal with these issues and these programs, we have here Dr. Deepak Rahangale sir, research officer in CCRS, Nagaland. Sir would be taking lecture on Sanhita Patan. Your all the queries, your all the doubts regarding Sanhita Vachan, how it should be recited, how the shlokas should be learned, how you get out with the meaning of the shlokas, that all will be explained to you by sir. So now I would like to invite on stage our first speaker for the day, Dr. Deepak Rahangale sir. Over to you, sir. जोरदार तालियों से स्वागत करना ना भूलें आप लोग। तालियों में कोई कमी ना करें। तालियां बजती रहनी चाहिए कुछ देर तक, जब तक सर स्टेज को हैंड ओवर ना हो जाए। कम ऑन, तालियां बजती रहनी चाहिए सभी की। Welcome, sir. Over to you, sir. Thank you, Dr. Harsha. So shall I start? Okay, thank you. So it's a privilege to be here and the part of this workshop, 2 days workshop. It's a very energetic feeling here today in this very spiritual morning. बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे सभी लोगों को देख के, एंथुजियास्टिक लोगों को देख के। और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि जो मेरा लेक्चर रहेगा उससे कुछ ना कुछ आप लोग यहाँ से सीख के जा सके, कुछ ना कुछ लेके जा सके, और हो सकता है मुझे भी कुछ और सीखने मिलेगा। तो बीइंग अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट रहते हुए आपने एक सुना होगा, गंगाया घोष। सुना है? गंगाया घोष। चार शब्दार्थ बोधक वृत्तियां बताई गई है ना? कोई बताएगा? मैं थोड़ा इंटरैक्टिव रखना चाहूँगा क्योंकि बीइंग as a presenter of this topic, this is a one type of literary topic. एक थोड़ा लिटरेरी है, थियोरेटिकल टॉपिक है ना? और ये है हमारा वर्कशॉप, और आयुर्गंगे टीम ने अमृत कल्प में मुझे एज अ ओपनर भेजा है, ठीक है? और जो कि वर्कशॉप है और मेरा टॉपिक है थोड़ा बहुत थियोरेटिकल, तो इसलिए मैं इसे थोड़ा इंटरैक्टिव रखना चाहूँगा ताकि आप लोग बोर ना हो। तो 4 प्रकार की शब्दार्थ बोधक वृत्तियां बताई गई है, अभिद्या, लक्षणा, व्यंजना, तात्पर्याख्या, है ना? जो भी हमारा शास्त्र है उसको समझने के लिए शब्दार्थ बोधक वृत्तियां, तंत्र युक्तियां, इनकी सहायता से हम उन्हें अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और जैसे कि 4 शब्दार्थ बोधक वृत्तियां है, उसमें है एक लक्षणा। तो लक्षणा का अर्थ होता है कि जो एक वाक्य है उसका सीधा सीधा अर्थ ना लेकर उससे जो प्रतिबोधात्मक अर्थ वहाँ पे निकलता है वो अर्थ हमें ग्रहण करना होता है। तो जैसे मैंने बोला था गंगाया घोष, तो गंगाया मीन्स गंगा जी, और घोष यानी कुटिया या झोपड़ी। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि गंगा जी में झोपड़ी। अब ये प्रत्यक्ष या प्रैक्टिकल रूप में पॉसिबल नहीं है ना? तो इसका हमें अर्थ क्या लेना है कि गंगा किनारे कुटिया। तो उसी प्रकार से आज ये गंगा या कार्यशाला हो गया है, ठीक है? और इसका प्रत्यय कराने के लिए, प्रत्यक्ष रूप में प्रत्यय कराने के लिए मैं आयुर्गंगे टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा, उनका अभिनंदन करना चाहूँगा कि
इतने ऐसी प्रसन्न जगह पे इस आह्लादित वातावरण में उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, ताकि जो भी हम विषय यहाँ पे ग्रहण करें, जो भी हम बातों को समझे, वो पूरे मन से, पूरे शांत मन से उनको आत्मसात करें, और आत्मसात करने के बाद में जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो उनको इम्प्लीमेंट करें। ठीक है। और आज का मेरा टॉपिक है, ठीक है, मुझे तो नीचे ही आना होगा शायद, पीपीटीज वहाँ पे विजिबल है स्क्रीन पे? ओके। तो आज का मेरा टॉपिक है संहिताओं का छंदात्मक अध्ययन। आप जब भी हमें कोई काम करना होता है तो उसके पहले हमें उस काम का, उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, है ना। कोई भी एक पर्टिकुलर स्किल्ड पर्सन है, कोई मैकेनिक है, जब वो उसको अच्छी तरीके से थ्योरेटिकल रूप में उसे समझ लेता है, तब उसको वो अपने वर्क में इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो हमें भी एक अच्छा वैद्य बनाने में संहिता अध्ययन ये एक बहुत ही मुख्य वहाँ पे रोल प्ले करता है। और अगर हम वैद्य की बात करेंगे, वैद्य के गुणों की बात करेंगे, तो उसके 4 गुणों में बताया गया है, श्रुते पर्यवदातत्वम, बहुशो दृष्ट कर्मता, दाक्ष्यम शौचम इति गेयम, वैद्य चतुष्गुणम। ठीक है, यहाँ पे वैद्य के 4 गुण बताए गए हैं। श्रुते पर्यवदातत्वम, जो हमारा शास्त्र है उसको गुरुजनों से, हमारे टीचर से, हमारे सीनियर से अच्छी तरीके से सुनकर उससे उनकी कंसेप्ट को समझना। तो अच्छा वैद्य बनने की पहली सीढ़ी कौन सी है कि आपका जो शास्त्र है आप उसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, श्रुते पर्यवदातत्वम। और आयुर्वेद में बोला गया है कि केवल आपका शास्त्र नहीं, तो साथ साथ में जो कंटेम्प्ररी साइंस है, जो मेडिसिनल साइंस है, उसका भी नॉलेज आपको अच्छी तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो पहले दूसरे के घर में क्या है वो झांकने के पहले हमें हमारा घर तो झांकना पड़ेगा, हमारे घर को तो अच्छे तरीके से रखना पड़ेगा। ठीक है, और वो है हमारा शास्त्र। उसको पढ़ने के लिए ये संहिता अध्ययन जो है वो हमें समझने में हेल्प करेगा। और दूसरा है, अध्ययन करने के बाद में उसको बार बार प्रैक्टिकल लाइफ में उसको एक्सपोजर करना, बहुशो दृष्ट कर्मता। ठीक है, उसे बार बार जो हमने स्टडी किया हुआ है, जो कंसेप्ट हमने समझे हैं, उसको बार बार प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना और उनकी सत्यता की परख करना, उनको एस्टेब्लिश करना। उसके बाद में तीसरा है दाक्ष्यम, मीन्स दक्ष होना चाहिए, हमेशा अटेंटिव होना चाहिए, शार्प होना चाहिए। ठीक है, वैद्य ने ऐसा नहीं कि कोई रुग्ण आ रहा है, इमरजेंसी में है, और उसमें भी हम ढीले ढाले रूप से, है ना, उसको कोई इमरजेंसी में है, ठीक है, तीव्र तीक्ष्ण ज्वर है या कोई आघात ज्वरन वाला पेशेंट आया है और हम उसको नॉर्मल पेशेंट के जैसे ही वहाँ पे अटेंड कर रहे हैं, तो वो एक अच्छा वैद्य नहीं माना जाएगा। जैसे ही आता है उसी दक्षता से उसको अटेंड करना। और लास्ट है शौचम। ठीक है, यहाँ पे शौच दोनों तरीके से हमें ग्रहण करना है, एक तो मानसिक शौच और दूसरा शारीरिक शौच। ठीक है, और साथ में सोशल जो हाइजीन है, हमारी जो आसपास का जो रूम वगैरह है वो भी हाइजीन वहाँ पे मेंटेन हो। ठीक है, तो इस तरीके से इन 4 गुणों से जो युक्त वैद्य होगा उसे श्रेष्ठ वैद्य कहा जाएगा। और जैसे मैंने पहले कहा था कि उसकी पहली सीढ़ी है कि संहिता का अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा शास्त्र है वो संस्कृत भाषा में है। ठीक है, और जब हम बीएमएस में आते हैं तब तक हमारा बहुत कम या ना के बराबर संस्कृत से पल्ला पड़ा होता है, तो पहले तो डर रहता ही है, उसके बाद में एडमिशन लेने के बाद में सीनियर और सब लोगों से सुन के और वो डर बढ़ जाता है। ठीक है, एक हवा बन जाता है। और फिर हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ अगर डर लगती है तो हम उससे क्या होता है, दूर भागते हैं या जैसे जैसे काम निकालने का ट्राई करते हैं। ठीक है, और इसलिए हम क्या करते हैं कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्या है, ये आने वाला है, इतना ये वाला श्लोक इंपॉर्टेंट है, एक अध्याय है उसमें ये 5 श्लोक इंपॉर्टेंट है, भाई ये 5 श्लोक रटना है। ठीक है, समझना है या पढ़ना है नहीं, रटना है, और फिर हम वो वही करके निकल जाते हैं। ठीक है, और ये गलती हमसे यही हो जाती है। अगर हम उसको डरेंगे नहीं और केवल सिंपल उसकी प्रैक्टिस ही करेंगे, ठीक है,
तो भी बार बार प्रैक्टिस करने से क्या होगा, हमें वो जो चीज़ है, वो जो कंसेप्ट है, वो समझ में आ जाएगा। और इसके लिए है कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, कंटिन्यूअस उसका अध्ययन करते रहना। ठीक है, तो ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा, वैसे ही हम लोग लेट है, तो स्टार्ट करते हैं। है विजिबल है? हाँ, कैसे? विजिबल भी होना चाहिए ना? नहीं, मुझे नहीं है। हाँ, यहाँ ले लीजिए। तो चलिए, ये जो अच्छा जो एक वातावरण है, तो जैसे ऑलरेडी धन्वंतरी वंदना और गणपति वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है, तो लेकिन अब सभी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम मंगलाचरण से शुरुआत करेंगे। तो मेरी सबसे निवेदन रहेगा कि अगर पॉसिबल होता है तो साथ में, या फिर मैं दोहराऊंगा और आप दोहराइए, और मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सभी लोग एग्री है? ओके, थैंक यू। हाँ हाँ, चलिए, तो स्लाइड सभी को विजिबल है? तो मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में, चाहे चरक संहिता का सूत्र स्थान हो या सुश्रुत संहिता का सूत्र स्थान हो, वहाँ पे जो भी जिनसे आचार्यों ने सीखा हुआ है या उन्होंने जिनको गुरु माना है, उनको ध्यान में रखकर मंगलाचरण की शुरुआत की गई है। तो हम भी जो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन में हमें शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो लोग समाज में रहकर रोगियों को रोगों से मुक्त कर रहे हैं, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए इस मंगलाचरण का पाठ करते हैं। मैं सभी से निवेदन करता हूँ, स्टार्ट करते हैं। कपूर गौरम करुणावतारम, सभी को आता है? ठीक है, तो बस इसी के छंद में है, इसी के लय में है। रागादि रोगान सततानुसक्तान प्रसुतान सेतान औत्सुक्य मोहारतिदाद जंगान यो पूर्व वेद्याय नमोस्तु तस्मै, यो पूर्व वेद्याय नमोस्तु तस्मै। जो भी व्यक्ति रागादि रोगों से पीड़ित है और रागादि रोगों से पीड़ित होने के बाद में औत्सुक्य मोह और अरति, जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, आदि मानसिक विकारों से भी जो ग्रस्त है, ऐसे रोगियों को जिन्होंने अशेष काय प्रसूतान शेषान, ठीक है, पूरी तरीके से निज जड़ से जिन रोगों से मुक्त कर दिया है, ऐसे पूर्व वैद्य को या साथ साथ में अभी वर्तमान के वैद्य को, जो आप आगामी 2 दिनों में वैद्यों को सुनेंगे, ठीक है, इन ऐसे सभी वैद्यों को हम नमस्कार करते हैं और हमारा जो है ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब ये जैसे मैंने बोला था कि जो अर्थ, जो शास्त्र का अर्थ है, अध्ययन है, यही पहली सीढ़ी है। और ये देखेंगे किस तरीके से है। आयु का मैं माने न धर्मार्थ सुख साधनम, ठीक है, दीर्घ आयु की कामना के साथ साथ में जो धर्म, अर्थ और सुख, इन सब का साधन है, ठीक है, ऐसे आयुर्वेद के उपदेश जहाँ पे बताए गए हैं, हम उनका परम आदर करते हैं। अब बोलने से हो जाएगा क्या? परम आदर करते हैं, हमें क्या करना होगा? इम्प्लीमेंट करना होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, आयुर्वेद क्या सोचता है, केवल आपकी निजी लाइफ है, जो पर्सनल लाइफ है, उसके बारे में नहीं सोच रहा है, ठीक है, वो तो आपको सभी तरीके से परिपूर्ण कर रहा है। धर्म, ठीक है, आप चिकित्सक बन के जाएंगे या शिक्षक बन के जाएंगे या मेडिकल ऑफिसर बन के जाएंगे, तो आपका जो भी धर्म होगा वो पूरा करने में आपको आयुर्वेद पूरी तरीके से सक्षम बना देगा, ठीक है।
साथ साथ में आपका अर्थ उपार्जन भी करवाएगा। आपको जो मनी अर्निंग होगी, आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपकी जो डिजायर्स है, वो पूरी करने में भी हेल्प करेगा, ठीक है। और साथ साथ में जो सुख है उसकी भी प्राप्ति करवाएगा। और ऐसे आयुर्वेद के उपदेश जहाँ पे बताए गए हैं उनका परम आदर करते हैं। लेकिन बोलने से होगा क्या? नहीं होगा। तो उनका हम परम आदर कैसे करेंगे? तेषु परम आदरः पाद अवबोध अनुष्ठान रूप उत्कृष्टो यत्न कार्य। उनका परम आदर हम कैसे करेंगे? पाद अवबोध अनुष्ठान रूप यत्न उत्कृष्ट कार्य, कि उस जो संहिता है उसका पाद यानी पठन करना, ठीक है। अवबोध, अवबोध यानी पठन करने के बाद में उसमें से जो भी अर्थ हमें समझ में आता है उसको समझना, उसका ग्रहण कर लेना। और उसके बाद में अनुष्ठान, आपने पठन कर लिया, आपने कंसेप्ट को समझ लिया और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। ये कैसे करेंगे हम? उत्कृष्ट यत्न कार्य, ठीक है। उत्कृष्ट यत्न यानी उत्कृष्ट प्रयत्न, आपका बेस्ट एफर्ट्स लगा के आप ये तीनों चीज़ें करोगे, जिससे जो आप कोई भी आगे चिकित्सा का कार्य है वो अच्छी तरीके से उसमें प्रवृत्त हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए बेसिक जरूरी क्या है कि केवल जो श्लोक दिया है, हम बेसिकली क्या करते हैं, श्लोक देता है, उसका ट्रांसलेशन दिया होता है, श्लोक एक बार पढ़ लेते हैं और उसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं, समझ लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अगर हम श्लोक को ही पढ़ेंगे और उसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे और उसके ही अर्थ को समझेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि आप समझिए, अगर एक पॉट है उसमें शहद हनी है, ठीक है, एक पॉट से आप दूसरे पॉट में डालेंगे, दूसरे पॉट से तीसरे पॉट में डालेंगे, क्या होगा? पहले पॉट को थोड़ा बहुत चिपकेगा, दूसरे पात्र को थोड़ा बहुत चिपकेगा। तो ऐसे ही ट्रांसलेशन में होते जा रहा है कि जो संस्कृत का जो श्लोक है उसको जैसे कोई आचार्य या कोई टीकाकार या कोई लेखक जब उसको ट्रांसलेट करता है तो वो थोड़ी बहुत अपने बुद्धि से जितना समझ में आता है वो उनको ट्रांसलेट करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो सारी जो हमारे पास में पुस्तकें उपलब्ध है वो दोष युक्त है, उनमें कुछ ना कुछ एरर्स है, ऐसा नहीं है। लेकिन अनवधान से कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है और उससे क्या हो सकता है कि जो श्लोक से जो मीनिंग हमें समझना चाहिए वो समझ में जो एग्जैक्टली मीनिंग है वो समझने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो श्लोक है उसको ही हम बार बार प्रैक्टिस करें और उसके अर्थ को समझने का प्रयास करें। चरक संहिता में भी बताया गया है कि तत्र उपाय अनुव्याख्या श्याम, कि शास्त्र में दृढ़ता प्राप्त करने के लिए, शास्त्र समझने के लिए कौन से 3 वहाँ पे विधि बताई गई है? अध्ययन, अध्यापन और तद्विद संभाषा, ठीक है। अध्ययन करना, अध्ययन करना मीन्स जैसे श्लोक दिया गया है, जैसे पाद रचे गए हैं उनको वैसे के वैसे ही पढ़ना, ठीक है। उसके बाद में उनको समझना। फिर अध्यापन, आप आपके मित्र को परिवार में या कहीं पे समाज में जाते हैं तो जो आप पढ़ते हैं उसको आप बता सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। और तद्विद संभाषा, ठीक है, जो आज होता है, वर्कशॉप हो रहे या कॉन्फ्रेंस हो रहे या सेमिनार्स हो रहे, एक प्रकार से एक तद्विद संभाषा ही है कि कोई एक विषय रहता है और उस पर आकर अलग अलग जो एक्सपर्ट है वो अपने अपने जो विचार है वो रखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप शास्त्र में दृढ़ता प्राप्त कर सकते हैं। अनलेस एंड अनटिल आप जब तक कोर कंसेप्ट को नहीं समझोगे तब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। इसलिए अध्ययन मीन्स रीडिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। One thing you can keep in mind, the reading for an hour in a day is only the 4% of that day, okay, but that 4% will put you on the top of your field, ठीक है। आप 24 घंटे में से 1 घंटा भी अगर आप पढ़ते हैं तो वो पूरे दिन का केवल 4% ही होता है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप जाने के बाद में यहाँ से डेली आप सुबह 1 घंटा भी संहिता को देंगे तो निश्चित रूप से आपके बीएमएस के लास्ट डे तक आप इतना ग्रास्प कर लेंगे संहिता के ऊपर, आपको संहिता इतना कॉन्फिडेंस देगी कि कोई भी रुग्ण अगर आपके सामने आता है तो आप उसके लक्षणों को देखकर या जानकर आप निदान तक तो पहुंच जाएंगे, ठीक
ठीक है। और चिकित्सा में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, निदान ही होता है। अगर आपने निदान सही तरीके से कर लिया तो चिकित्सा उसके आगे इजी हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि जो दिनचर्या बताई गई है उसको फॉलो करते हुए आप सुबह का 1 घंटा समझे या ना समझे, केवल अध्ययन को लिए, ठीक है, केवल रीडिंग के लिए आप सुबह का 1 घंटा दीजिए और आप खुद में 3 महीने में ही डिफरेंस देख पाएंगे कि जो आप ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे अब वो ट्रांसलेशन भी उतनी ज़रूरत नहीं होती, आपको पढ़ते पढ़ते ही उसका अर्थ समझ में आ रहा है। जैसे कोई भी हम जैसे मैंने अभी ये स्तोत्र कहा है ना, कर्पूर गौरम कहा, या कोई भी आरती या कोई भी चालीसा पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसे हम रटते हैं क्या, नहीं करते। हम क्या करते हैं, डेली डेली प्रैक्टिस करते हैं और अल्टीमेट ऐसा हो जाता है, स्टार्टिंग में हम देख के पढ़ते हैं और बाद में ऐसा हो जाता है कि हमें वो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो हमें कंठस्थ हो जाता है। तो वैसे अध्ययन से ही है, अध्ययन भी आप रेगुलर प्रैक्टिस में लाएंगे तो वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप आपको कंठस्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे अध्ययन विधि सभी को तो पता है, बस डिफरेंस कहाँ पे, इम्प्लीमेंटेशन में है, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे अध्ययन विधि बताई गई है, तत्र कल्य कृतक्षण, कल्य यानी निरोग अवस्था, निरोगी शरीर के साथ में, कृतक्षण मीन्स प्रतिक्षण, पूरा जो हमारा टाइम है, आप जो 24 आवर्स बिताते हैं, आप उनको एनालाइज कीजिए कि आप कितना देर पढ़ाई को दे रहे हैं, स्टडी को दे रहे हैं, कितना टाइम एक्टिविटीज़ को दे रहे हैं और कितना टाइम सोशल मीडिया पे आप अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। आपको एनालाइज करना है और उसके अनुसार ये जो हमारी स्टेज है ये है स्टूडेंट लाइफ, ठीक है। और स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, स्टडी मेन होता है। तो आपको उस टाइम का ध्यान रखते हुए कि आप टाइम किस में आप वो इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, और उसको एनालाइज करते हुए आपको ध्यान में रखना है कि कृतक्षण, प्रत्येक क्षण, क्योंकि आपका कर्तव्य है, विद्यार्थी का धर्म या कर्तव्य क्या है कि अभ्यास करना, ठीक है। तो आप आपके धर्म का पालन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर मैं शिक्षक हूँ तो मैं मेरे धर्म का पालन कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, तो इसका ध्यान में रखकर कृतक्षण, ठीक है। प्रातः उत्थाय उपविशम वा, प्रातः पता ही है हमको, ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठेत, ठीक है। तो प्रातः उत्थायम वा उपविशम वा, एक तो प्रातः सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए या उपविशम जो रात्रि का अंतिम प्रहर है, ठीक है, या एकदम अर्ली मॉर्निंग है, सनराइज के बिफोर, तभी हमें उठ जाना चाहिए। देखिए सबके पीछे साइंटिफिक कंसेप्ट है और सभी को पता है कि मॉर्निंग में क्यों उठना चाहिए। बस एक हमारा जो मन है वो हमें रात में जल्दी सोने नहीं देता है, ठीक है। तो उस मन को कंट्रोल में करने के लिए क्या बोला है, प्रातः उत्थायम, क्योंकि मन का दूसरा पर्याय क्या है, सत्व, ठीक है, सत्वम आत्मा शरीर च, और सत्व रज और तम, इनमें से पता है हमें कि सत्व जो है वो एक मन को रिप्रेजेंट करता है, एक अच्छा है, ठीक है। तो इसलिए सुबह प्रातः जब हम उठते तो सत्वम जो है वो आधिक्य होता है और उस समय आप अच्छी तरीके से आपके मन के द्वारा उसको केंद्रित कर सकते हो और अपने बाकी इंद्रियों पे कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए प्रातः उत्थायम, सुबह ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। कृत्वा अवश्यम उपसृष्य उदकम, जो अपने नॉर्मल जो रूटीन्स है, ठीक है, फ्रेश अप होने के बाद में देवर्षि गुरु ब्राह्मण गुरु वृद्ध सेवितम, ठीक है, जो भी हमारे घर के बड़े हैं उनका सम्मान करते हुए, उनको नमस्कार करते हुए, ऐसा नहीं कि भाई चलो घर के बड़े बूढ़ों को ऐसा है कि अब मुझे पढ़ना है, चलो चलो उठो आपको नमस्कार करना है, ठीक है, तो ऐसा नहीं, मन में उनके प्रति सम्मान का भाव, श्रद्धा का भाव रखते हुए समय मीन्स समतल अच्छी प्लेन जगह पर सोचो जहाँ पे पवित्रता है, ऐसे देश में बैठकर सुख उपविष्ट आरामदायक स्थिति में बैठकर हमें संहिताओं का या शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। और वो भी कैसे करना चाहिए, मन पूरा सराबी, ठीक है, मन को आगे रखते हुए पूरे मन के साथ में, पूरे कंसंट्रेशन के साथ में, ठीक है। जैसे कल मुझे सौभाग्य मिला था, हम लोग गंगा आरती में भी गए थे शाम को, ठीक है। तो कोई भी आप जो काम करते हैं वो पूर्ण मन के कंसंट्रेशन के, माइंड के कंसंट्रेशन के साथ में करना चाहिए, ठीक है, माइंडफुलनेस ऑफ बॉडी जो कहा जाता है। तो पूर्ण
जो माइंड को है कॉन्सेंट्रेट करके। तो जैसे आरती चल रही है तो कोई फोटो निकालने में व्यस्त है, कोई वर्ल्ड कप का वो टाइम टेबल देख रहा है, कोई उसका पॉइंट टेबल देख रहा है, कोई फोटोज़ देख रहा है या कुछ देख रहा है, ठीक है। तो जो आप जिस वातावरण में हैं, जो वातावरण आपको वहाँ पे उस वातावरण का इफेक्ट तो मिलेगा, उसकी शांति भी मिलेगी, लेकिन जब आप पूर्ण मन से वहाँ पे जब उस कार्य को करोगे तो उसका जो आउटपुट मिलने वाला है वो भी उतना ही 100% के अकॉर्डिंग मिलेगा। हमारी जो युवा चेतना है, नव प्रेरणा है स्वामी विवेकानंद जी, वो भी कहते हैं कि जो भी आप काम करते हो उस काम करते समय आप पूरे मन को केंद्रित कर में उसी काम के ऊपर फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो आप जो कर रहे हो वो उसमें अच्छे से आपको उसका फल मिलेगा। सूत्रम, अब इसके विधि कैसी होनी चाहिए अध्ययन की, वाग भी सूत्रम अनुक्रामनः, ठीक है। जो सूत्र दिए हैं, क्रम से जो सूत्र दिए हैं उनका अध्ययन करना है। पुनः पुनः आवर्तयेद, और उनको क्या करना है, बार बार रिपीटेशन करना है, ठीक है। इस तरीके से आप उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सम्यक अनुप्रविश्य अर्थतत्वम, अच्छी तरीके से उस विषय में प्रवेश करके उसके अर्थ को आप समझ सकते हैं। उससे क्या होगा, स्वदोष परिहारार्थम, जो आपका दोष है, जो आप उस जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें अगर कुछ दोष है, उसमें कुछ मिसकंसेप्ट है आपके माइंड में, वो एक तो क्लियर हो जाएगा। और दूसरा पर दोष प्रमाणार्थम, पर अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपके साथ वाला या कोई दूसरा व्यक्ति अगर उसमें वो कुछ डाउटफुल वो अगर बोल रहा है, ठीक है, तो अगर आपका डाउट क्लियर है तो आप उसके डाउट को भी क्लियर कर सकते हो आपकी बात रखकर, ठीक है। तो इस तरीके से अध्ययन विधि बताई गई है कि पहले तो क्या है, क्रम से, ठीक है। एक तो जो आप अध्ययन कर रहे हैं वो क्रम से पढ़े, आप प्रेशराइज लेके ना पढ़े कि मुझे पढ़ना है या रटना है, सिर्फ आपको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में पुनः पुनः आवर्तयेत, एक बार नहीं पढ़ना है, बार बार उसको क्रम से आवर्तित करना है। और इस तरीके से क्या होगा, जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो अपने आप उस विषय में प्रवेश कर जाओगे, आपको धीरे धीरे उसका अर्थ का तत्व समझ में आने लग जाएगा, जिससे ये हो जाएगा कि जो भी आपके कंसेप्ट्स है वो क्लियर हो जाएंगे और आप दूसरे के भी जो कंसेप्ट्स है या कुछ डाउट्स है वो भी क्लियर करने में एबल हो जाओगे, ठीक है। तो आप अभी अगर निश्चय करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा कि जाने के बाद में कम से कम सुबह 1 घंटा आप रीडिंग के लिए देंगे। तो आयुर्वेद शिक्षा के उद्देश्य सभी को वैसे पता ही है, ठीक है। तत्र अनुग्रहार्थम, सबका कल्याण करने के लिए जो भी समाज में व्यक्ति है उनको दिनचर्या, ऋतुचर्या, सदवृत्त इनका ज्ञान कराकर या रोगियों को ठीक कराकर, ठीक है, आरक्षणार्थम उनकी रक्षा करना। प्रत्यर्थ, सबका है अल्टीमेट एम, पैसा तो चाहिए सारा करने के लिए, सब तो करेंगे, पैसा तो चाहिए, ठीक है। तो मनी अर्निंग भी होती है साथ में, और साथ में जो चतुर्विध पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनकी प्राप्ति इस सब आयुर्वेद शास्त्र को अच्छी तरीके से हम अगर अध्ययन करते हैं तो इन सभी की प्राप्ति हो सकती है। अब मुख्य विषय पे आते हैं। ये थोड़ा छंद जो है और ज़्यादा थोड़ा थियोरेटिकल है, इतना डीप में हम नहीं जाएंगे, बस मैं आपको इसका थोड़ा बता देता हूँ कि जो हमारे संहिता में जो श्लोक है, वो संहिताओं की जो रचना है वो 3 तरीके से की गई है, गद्य, पद्य और गद्य पद्य दोनों मिला के, ठीक है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता की हम बात करते हैं तो उनमें गद्य मीन्स एक समराइज फॉर्म में भी या पैरा फॉर्म में भी वहाँ पे श्लोक जो बताए गए हैं, और साथ में पद्य यानी श्लोक के रूप में भी बताया गया है, ठीक है। और अष्टांग हृदय की बात करते हैं तो पूरा पद्य स्वरूप में हमें उपलब्ध है। जैसे चरक संहिता की बात करते हैं तो उसमें 12,000 सूत्र अवेलेबल है, 12,000 सूत्र में से 9,295 अवेलेबल है, और उसमें भी जो 2/3 पार्ट है वो श्लोक के रूप में, जो कि छंद के से बने हुए श्लोक के रूप में अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर आप छंदों को अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो आपको जो रीडिंग है और वो इजी लेवल पे हो जाएगी। तो 6 वेदांग है। वेद जो होता है ये फिर से जो आयुर्वेद है ये भी एक वेद का ही स्वरूप है, जो कि चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति करने में सहायता करता है, और उस वेद को समझने के लिए हमें षड वेदांग सहायता करते हैं, ठीक है। षड वेदांग कौन से है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद और ज्योतिष, ठीक है। इनके द्वारा हम वेदों को अच्छी तरीके से, जो आयुर्वेद है ये भी एक वेद का स्वरूप है, इसमें जो श्लोक है वो एक मंत्र की शक्ति रखते हैं अगर हम उस भाव से पढ़े तो,
ठीक है। और उसमें से ही 6 वेदांगों में से जो छंद है वो वेद का पाद यानी पैर कहा जाता है, ठीक है। तो बिना पैर के तो हम चल नहीं सकते, वैसे ही जो हमारे शास्त्र में जो श्लोक बताए गए हैं, ठीक है, अगर वो ना हो तो फिर शास्त्र उतने अच्छी तरीके से इफेक्टिवली खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो छंदों के माध्यम से वो इजीली जो सभी लोगों तक है जो शास्त्र है वो पहुंच जाता है। तो ये जो छंद है ये वेदांग में से एक है। तो जो हमारा श्लोक है वो मुख्यतः पादों में डिवाइड यानी चरण में डिवाइड होता है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा अभी आयु कामय मानेन धर्मार्थ सुख साधनम, ठीक है। तो जो आयु कामय मानेन है ये उस श्लोक का एक चरण हो गया, एक पाद हो गया, ठीक है। धर्मार्थ सुख साधनम ये उस श्लोक का दूसरा पाद हो गया, ठीक है। आयुर्वेदे उपदेशेषु ये उस श्लोक का तीसरा पाद हो गया। विधेय परमादरः ये उस श्लोक का चौथा पाद या चौथा चरण हो गया, ठीक है। तो प्रत्येक श्लोक में 4 पाद या 4 चरण होते हैं, ठीक है। अब हमें श्लोक याद कैसे करना है, ठीक है, हमें रटना नहीं है, हमको श्लोक को याद कैसे करना है। तो उसकी विधि है, जैसे आपने धूमपान विधि सुना होगा, ठीक है। तशाशीति अध्याय में चरक संहिता सूत्रस्थान में धूमपान विधि बताई गई है, जिसमें 3-3 आपान करने को बोला गया है, ठीक है, धूमपान विधि के दौरान। तो वैसे ही जो छंद या जो श्लोक हम याद करते हैं वो भी उस विधि से ही 3-3 बार आपको एक पाद 3-3 बार बोलना है, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा पाद है वो भी 3 बार बोलना है। उसके बाद में जो एक पूरी लाइन में 2 पाद आ रहे हैं वो 3 बार बोलना है, ठीक है। जैसे आयु कामाय मानेन ये 3 बार बोलना है, आयु कामाय मानेन, आयु कामाय मानेन। उसके बाद में धर्मार्थ सुख साधनम, धर्मार्थ सुख साधनम, धर्मार्थ सुख साधनम। तो ऐसे एक चरण को 3 बार रिपीट करना है। उसके बाद में दूसरे चरण को 3 बार रिपीट करना है, दोनों चरणों को 3 बार रिपीट करना है। उसके बाद में जो तीसरा चरण रहेगा आयुर्वेदे उपदेशेषु इसको भी 3 बार रिपीट करना है। उसके बाद में विधेय परमादरः उसको भी 3 बार रिपीट करना है, ठीक है। और उसके बाद में जो पूरा श्लोक हो जाएगा उसको भी 3 बार रिपीट करना है। और आप देखोगे कि इजीली जो आपको डिफिकल्ट टास्क लग रहा था इजीली विद इन 1 मिनट आप उस श्लोक को जो है वो याद कर लोगे, ठीक है। तो आप ये जो स्टेप है, ये प्रोसेस है, ये टेक्निक है, ये थोड़ा यूज करके देखिएगा। जो छंद है वो 2 प्रकार के बताए हैं, लौकिक और वैदिक छंद। लौकिक यानी जो लोक में हमारे प्रसिद्ध वेद है, ठीक है, जैसे आयुर्वेद है, इसमें जो छंद है ये लौकिक छंद है। उसमें भी जो छंद है वो 2 प्रकार का है, मात्रिक और वर्णिक। यानी जिस श्लोक की रचना केवल मात्राओं के आधार पर होती है उसे हम मात्रिक छंद बोलेंगे, और जिस श्लोक की रचना वर्णों के आधार पर होती है उसे वर्णिक छंद बोलेंगे, ठीक है। जैसे जो अभी हमने जो बोला श्लोक, ठीक है, आयु कामाय मानेन, या फिर धर्मार्थ काम मोक्षानाम आरोग्यम मूलम उत्तमम, ठीक है, धर्मार्थ काम मोक्षानाम आरोग्यम मूलम उत्तमम, रोगस्तस्यापहर्तार श्रेयसो जीवितस्य च। तो ये जो दोनों जो श्लोक है जो मैंने बोला, आयु कामय मानेन या फिर धर्मार्थ काम मोक्षानाम, ये दोनों श्लोक जो है वो अनुष्टुप छंद में है। और इस तरीके से जो है हम श्लोक या छंद के रूप में उसको याद कर सकते हैं। तो जो श्लोक है वो मात्रा दो बोले थे मैंने, मात्रिक और वर्णिक छंद। तो मात्रिक छंद जो है वो मात्राओं पर आधारित रहता है, ठीक है। और मात्रा यानी क्या होता है कि एक लघु अक्षर को जो उच्चारण करने में जो समय लगता है उसे एक मात्रा, या आपको पता भी है एक अक्षर निमेष, ठीक है, कि एक पलक झपकने में उठाने में जो समय लगता है वो एक मात्रा है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे जो श्लोक में जो वर्ण या जो शब्द है वो 3 रूप में है, लघु, दीर्घ और प्लुत, ठीक है, रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो रस्व जिसको एकदम अल्प समय लगता है जैसे क, ठीक है, अ छोटी, ठीक है, तो इसको जो उच्चारण करने में समय लगेगा वो लघु हो गया। तो ये क्यों जरूरी है जानना, क्योंकि इसके ऊपर ही जो श्लोक आप बोलोगे उसका जो लय होगा वो उस इन मात्राओं के ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है। आपको पता रहेगा कि अगर रस्व मात्रा है तो इसको मुझे श्लोक में बोलते समय कम समय देना है, और अगर दीर्घ मात्रा है तो इसको ज्यादा समय देना है, ठीक है। और अगर प्लुत है जैसे ओम, ठीक है, तो ओम में आप देखेंगे वो बीच में यस होता है ना, 3 मार्क वाला होता है, 3 बना होता है, ठीक है। तो
दीर्घ से भी और एक आगे कदम वाली प्लुत मात्रा है, ठीक है, जिसमें त्रिमात्रिक उसको भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये पता रहेगा कि ह्रस्व कौन सा है, दीर्घ कौन सा है और प्लुत कौन सा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको समय देना है और फिर उस श्लोक को, पर्टिकुलर श्लोक को है आप जो उस छंद में या लय में गा सकते हैं। तो ये 3 मात्रा है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। मात्राओं के नियम ये भी एक ये है कि कौन से शब्द को या वर्णों को हम लघु या दीर्घ बोलेंगे, ये हमें पता रहता है, तो भी इसमें भी हमें वो समय का ध्यान रहेगा, ठीक है। जैसे संयुक्त वर्ण से पहले वाला जो वर्ण होगा वो गुरु होगा, ठीक है। जैसे अंबर, ठीक है, तो अ तो वैसे तो लघु है, लेकिन अंबर ये म और ब ये संयुक्त वर्ण होने की वजह से जो उसके पहले आना वाला जो अ है वो क्या हो गया है, गुरु हो गया है, ठीक है। तो ये हमें बात ध्यान में रखनी है कि संयुक्त वर्ण से पूर्व वाला वर्ण गुरु होता है, विसर्ग से युक्त वाला भी दीर्घ होता है, अनुस्वार से युक्त वाला भी दीर्घ होता है, और ऑलरेडी जो दीर्घ है वो तो दीर्घ ही होगा, ठीक है। और पद के अंत में, श्लोक के अंत में जो आवश्यकता के अनुसार है उसको हमें जो वर्ण होगा उसको आवश्यकता के अनुसार हम लघु या गुरु मान सकते हैं। अब दूसरा है, एक तो जो श्लोक है वो मात्राओं से बनता है और दूसरा बनता है गणों से, ठीक है। 8 मुख्य गण हैं, उनसे श्लोक बनता है, और वो जो गण है वो 3-3 वर्ण के समूहों से बनते हैं। जैसे यहाँ पे यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा, ठीक है। तो ये सूत्र है, जो 8 गणों का एक सूत्र है, ठीक है। यमाता राजभान सलगा, यमाता से ये स्टार्ट होता है, यमाता, ठीक है। इसमें देखेंगे य लघु है, मा और ता ये गुरु है या दीर्घ है, ठीक है। उसके बाद में मा तारा, ठीक है, उसमें जो म से स्टार्ट होता है इसलिए उसको क्या बोला गया है, मगन, ठीक है। तो माँ ये दीर्घ है, ता भी दीर्घ है और रा भी दीर्घ है। तो जब मगन आएगा किसी श्लोक में तो आपको पता है कि ये तीनों शब्दों के हमें कैसे दीर्घ है, तो इसको दीर्घ स्वर में लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद में तगन, तगन ता राज, त से स्टार्ट होता है इसलिए तगन, ठीक है। ता रा ये दोनों दीर्घ है और ज ये लघु है। ये केवल आपको समझने के लिए है। मैंने वैसे रिक्वेस्ट किया था आयोजकों को, इसके जो रेफरेंस है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय के जो रेफरेंस है छंद के साथ में, कि कौन से श्लोक, कौन सा जो छंद वाला श्लोक का रेफरेंस क्या है, उसका हमने एक बनाया हुआ है पीडीएफ फॉर्म में। मैं आयोजकों से निवेदन करूंगा कि एक तो आपको हार्ड कॉपी में अवेलेबल करवा दे, या फिर आपका जो मेल होगा या व्हाट्सएप ग्रुप होगा उसमें उसकी कॉपी अवेलेबल करवा दे। तो ये आपको इजी होगा, आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि ये गण को है, ये मैं अब इसको ऑलरेडी संस्कृत तो है ही, अब मैं ये गण भी याद रखूँ क्या, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उस रेफरेंस से ध्यान में आ जाएगा कि पर्टिकुलर जो श्लोक है वो किस छंद में है। तो एक मात्रिक छंद हमारे टेक्स्ट में अवेलेबल है जिसका नाम है आर्या छंद। यहाँ पे मोस्टली मैंने अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 15वां शोधनादिगण संग्रह जो अध्याय है उसके श्लोक यहाँ पे लिए हैं, क्योंकि ये एक ऐसा गणों का जो अध्याय है जिसमें ऑलमोस्ट मैक्सिमम छंद है कवर हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए 15वां अध्याय से मैंने रेफरेंस लिया है। ये मात्रिक छंद है आर्या छंद, जिसके पहले और तीसरे पाद में 12 वर्ण होते हैं, दूसरे इसमें 18 वर्ण होते हैं और चौथे पाद या चौथे चरण में 15 वर्ण होते हैं, ठीक है। तो अब इसका देखेंगे, इसको हम किस तरीके से बोल सकते हैं, इसको हम छंद के रूप में या लय के रूप में किस तरीके से बोल सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे। जीवंती काकोल्यो में दे द्वे मुद्गमाश पर्ण्यो च ऋषभक जीवक मधुकम चेती गणो जीवनी आख्या, ठीक है। तो ये लग रहा है थोड़ा इजी, अगर आप ऐसे लय से बोलेंगे तो आपको थोड़ा, कोई भी हम काम करते हैं अगर उसमें भाव से करेंगे, उसके इंटरेस्ट से करेंगे, ठीक है। अगर हम खाना भी खा रहे हैं और उसके प्रति रुचि आ रही है तो वो हमारे शरीर अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगा, आत्मसात कर लेगा, ठीक है। और वैसे ही जैसे धात्वाग्नि है वैसे हमारी बौद्धिक अग्नि भी है, अगर हम उसको रुचि के साथ में किसी भी विषय को आत्मसात करेंगे, उसको लर्न करने का ट्राई करेंगे, तो डेफिनेटली आप उसको जल्दी ग्रास्प कर पाओगे, ठीक है। तो एक बार बोलेंगे हम सब लोग, बोलेंगे एक बार सब लोग, ठीक है। पहला चरण आपको सबको विजिबल है, पहली लाइन में नहीं है,
ओहो, स्लाइड विजिबल है? चलो मैं बोलता हूं, फिर आप मेरे साथ में बोलिए, ठीक है? जीवंती का कोल्यो में दे द्वे मुद्गमाश पर्ण्यो च। चलो उसको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है? जीवंती का कोल्यो में दे द्वे मुद्गमाश पर्ण्यो च। ऋषभक जीवक मधुकम चेती, ऋषभक जीवक मधुकम चेती, गनो जीवनीयाख्य। थोड़ा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है ना? तो अगर इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा और अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा। आपको प्रेशर नहीं रहेगा, पीयर प्रेशर नहीं रहेगा कि मुझे इसे रटना है, ठीक है? आप प्रैक्टिस करोगे इसको। आप 1 मिनट में अगर 5 बार बोलते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है? आधे 2 शब्द तो आपको याद ही होगे, ठीक है? तो इस तरीके से ये मात्रिक छंद है। उसके बाद में वर्णिक छंद, जो 3 प्रकार के होते हैं, समवृत्त, अर्ध समवृत्त, विषमवृत्त। मुझे थोड़ा टाइम का बता देना, ताकि वैसे कि मेरा कल भी है, ठीक है? इन सभी लोगों को मैं कल भी परेशान करूंगा। इंटरेस्टिंग पॉइंट पर अभी आ रहा है, ठीक है? अभी तक थोड़ा ये था कि समझना था बेसिक्स। उसके बाद में अनुष्टुप छंद, जो हमने अभी डिस्कस किया है, ठीक है? अनुष्टुप छंद, इसमें 4 चरण में, प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं, ठीक है? प्रत्येक चरण में, प्रत्येक पाद में 8 वर्ण होते हैं, और ये सम, यानी सभी चारों चरणों में 8 वर्ण होते हैं, इसलिए इसको समवृत्त छंद कहा जाता है, ठीक है? और जैसे कि मैंने कहा था कि याद करने की टेक्निक, जो पहला चरण है उसको 3 बार बोलिए, दूसरा चरण है 3 बार बोलिए, तीसरा चरण है 3 बार बोलिए, चौथा चरण है 3 बार बोलिए, और सभी 4 चरणों को फिर से 3 बार बोलिए, तो आपको याद हो जाएगा। जैसे है काय बाल ग्रहोर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरा वृषान अष्टावंगानी तस्याहु चिकित्साए सुसंश्रिता, ठीक है? लय के साथ में बोलना है तो काय बाल ग्रहोर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरा वृषान अष्टावंगानी तस्याहु चिकित्साए सुसंश्रिता, ठीक है? तो इस तरीके से आप अनुष्टुप छंद का जो है लय के रूप में मैं ट्राई करूंगा कि अगर ऑडियो क्लिप्स भी हम बनवाएंगे, और हो सके तो आपको छंद की जो लय के रूप में किस तरीके से उसको गायन करना है या पाठ करना है, वो भी आपको ऑडियो क्लिप्स व्हाट्सएप के थ्रू अवेलेबल करवाएंगे। उसके बाद में है इंद्र वज्रा। तो 3 छंद है, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति, ठीक है? ये तीनों समान है। सभी के पहले चरण में 11 वर्ण होते हैं। बस बेसिक डिफरेंस ये है कि इंद्र वज्रा का जो पहला वर्ण होता है वो गुरु होता है, उपेंद्र वज्रा का पहला वर्ण होता है वो लघु होता है, और उपजाति जो छंद होता है वो दोनों का मिश्रित होता है, ठीक है? इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का दोनों का मिश्रित जो छंद होता है वो उपजाति। और जो हमने पहला मंगलाचरण बोला था, रागादि रोगान सततानुशक्तान, जो कर्पूर गौरम की लय में बोला था, ये तो जो इंद्र वज्रा है या उपेंद्र वज्रा है उपजाति छंद है, वो कर्पूर गौरम की लय में ही है, ठीक है? तो एक बार हम दोहराएंगे। मुस्तावचाग्नि द्विनिशा द्वितिक्ता भल्लात पाठा त्रिफला विशाख्या कुष्ठम त्रुटि हेमवती च योनि स्तन्यामयग्ना मलपाचनास्त स्तन्यामयग्ना मलपाचनास्त, ठीक है? तो एक बार फिर से ये भी ट्राई करते हैं। थक गए? ओके, चलिए। तो पहला चरण में बोलूँगा, मुस्तावचाग्नि द्विनिशा द्वितिक्ता। ब्रेकफास्ट अच्छे से करवाया कि नहीं सभी लोगों को? हाँ, दलिया तो अच्छा होता है, हाँ, एनर्जी लगनी चाहिए, ठीक है? तो फिर से मुस्तावचाद्वी, फिर से, हाँ, भल्लात पाठा त्रिफला विशाख्या
कुष्ठम त्रुटि हेमवती च योनि। ऐसे कंजूसी नहीं करना है, ठीक है। जहाँ पे रस्व सर है वहाँ पे रस्व ही बोलना है, और जहाँ पे दीर्घ है वहाँ पे दीर्घ ही लेना है, ठीक है। तो ऐसे ही कंजूसी नहीं, जहाँ पे ज़्यादा लंबी सांस देनी है तो सांस लेने में भी कंजूसी कर ली, ठीक है। जहाँ पे लंबा स्वर देना है वहाँ पे, और जो हम ये लास्ट में रुकते हैं ना, जो श्वास को विराम देते हैं, जो पॉज देते हैं छोटा वाला, उसको यति बोलते हैं, ठीक है। और आप जैसे बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो ऐसा होगा कि बराबर आप उस पॉइंट पे आके रुक जाओगे, और जो अगला वाला चरण है वो बराबर स्टार्ट कर दोगे। बस प्रैक्टिस करना है। मुस्ता वचाग्नि द्विनिशा द्वितिक्ता फल्लात पाठा त्रिफला विशाख्या कुष्ठम त्रुटि हेमवती च योनि स्तन्यामयग्ना मलपाचनाश्च। और देखिए जब बार बार आप रिसाइट करेंगे ना तो इससे ही जो है आपको इसका जो अर्थ है वो यहाँ पे ही क्लियर हो जाएगा, आपको ट्रांसलेशन में भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मुस्ता वचा, ठीक है, अग्नि यानी भल्ला तक जो है, ठीक है। द्विनिशा, दो प्रकार की निशा, हरिद्रा हरिद्रा दारोरिद्रा, ठीक है। द्वितिक्ता, दो प्रकार के जो तिक्त द्रव्य है। भल्लात पाठा त्रिफला विशाख्या, ठीक है। कुष्ठम त्रुटि हेमवती, ये सारे जो द्रव्य है, ठीक है, ये कौन कौन से, जो योनि रोग है या स्तन्य से रिलेटेड जो रोग है, ठीक है, इनका नाश करने वाले हैं, और साथ में जो मल है उनका पाचन करने वाले होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने ये ध्यान में कर लिया, आपने ये कंठस्थ कर लिया, और जब आप प्रैक्टिस में जाके बैठोगे, ठीक है, पेशेंट आपको कंप्लेंट करेगा कि मुझे ये सिम्टम्स हो रहे हैं, तब आप बोलोगे क्या, अरे रुको रुको मुझे थोड़ा देखने दो आपके लक्षण कहाँ पे है, ठीक है। तो ऐसा होगा क्या, नहीं। जब आप इसको कंठस्थ कर लोगे, ठीक है, कंठस्थ का ये इंपॉर्टेंस है। आप जब कंठस्थ कर लोगे, जैसे जैसे आपको बताएगा रोगी, ठीक है, कि मुझे ये रोग है, तो आपको क्लिक हो जाएगा कि हाँ उसमें ये द्रव्य वहाँ पे बताए गए थे, उसकी फलश्रुति में ये बताया गया था, ठीक है। ये एकदम कैश पे जैसा है, ठीक है। यूपीआई तो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है, लेकिन यूपीआई में आपको बारकोड स्कैन करना होता है, ठीक है। उसके बाद में आपका जो पिन होता है वो एंटर करना होता है, उसके बाद में पेमेंट होता है, ठीक है। और कैश में कैसा है, निकाला और दे दिया, वैसे ही हो जाएगा कि वो अगर कोई बोलेगा तो आपको स्ट्राइक तभी हो जाएगा, ठीक है। और तुरंत जो है आप उसको निदान करके उसकी चिकित्सा कर सकते हो। उसके बाद में उपजाति, जैसे मैंने बोला था, फिर से वही दोनों का मिश्रित है, और इसके भी जो लय है वो वैसे ही है, ठीक है। तो उपजाति छंद जो कि इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों से मिश्रित है, तो ये इसको एक बार देख लेते हैं। निकुंभ कुंभ त्रिफला गवाक्षी, निकुंभ कुंभ त्रिफला गवाक्षी, श्नुक संखिनी नीलिनी तिल्वकानी, शम्याक कंपिलक हेमदुग्धा, शम्याक कंपिलक हेमदुग्धा, दुग्धम च मूत्रम च विरेचनानि। इसमें जो है पूरा जो विरेचक गण है वो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। और आप इसको कंठस्थ कर लोगे तो प्रकृति के अनुसार, दोष के अनुसार, दूसरे के अनुसार आपको इस विरेचक गण में से कौन सा द्रव्य उठाना है और उसको प्रैक्टिस में यूज करना है, आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद में एक लास्ट है, फिर आज पॉज लेते हैं, उसके बाद में कल हम कंटिन्यू करेंगे। एक जो पहला जो श्लोक है, ठीक है, शोधनादिगण संग्रह का, जो है मालिनी छंद में, ठीक है। मालिनी छंद में क्या होता है, प्रत्येक पाद या प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं, 15 वर्ण होते हैं, ठीक है। और उसमें जो 15 वर्ण होते हैं उसमें पहले 8 वर्ण होने के बाद में यति यानी पॉज लेना होता है, और उसके बाद में जो बाद वाले 7 है वो बोलने के बाद में यति यानी पॉज लेना होता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। मदन मधुकलंबा
निम्बबिम्बी विशाला। देखिए मदन मधुकर लंबा बोलने के बाद में ऑटोमेटिक जो मेरी सांस है वो विराम ले रही है, और उसके बाद में जो 7 वर्ण है वो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मदन मधुकर लंबा निम्बबिम्बी विशाला, त्रपुसकुटजमूर्वा देवदाली कृमिघ्नं, विदुलदहनचित्रा कोशवत्योकरञ्जः, कनलवनवचैला सर्षपाश्चर्दनानि। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप छंद के रूप से उनकी सहायता से श्लोकों का पाठ पठन कर सकते हो। ठीक है, अब मदन मधुकर लंबा, अब ये आपको बोलने में लंबा लग रहा होगा, ठीक है, तो आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो। बस आपको नियम ध्यान में रखना है कि यति यानी पॉज के यहाँ पे लगना है। ठीक है, जैसे शॉर्ट में आपके पास में टाइम नहीं है तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, मदन मधुकर लंबा निम्बबिम्बी विशाला, त्रपुषकुटजमुर्वा देवदाली कृमिघ्नं, विदुलदहन चित्रा कोशवत्यो करंज, कनलवनवचैला सर्षपाशर्दनानि। ठीक है, इस तरीके से भी आप उसका गायन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में मंदाक्रांता और शिखरिणी भी ऐसे छंद है जिनमें 17 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो आज हम यहीं पे विराम लेते हैं। इसके बाद वाले जो छंद है वो हम कल देखेंगे, और जो साथ में अगर कल हमें समय मिलेगा तो एक जो सामूहिक पाठ है चरक चिकित्सा प्रमेय चिकित्सा अध्याय का, जो कि पूर्णतः उपेंद्र वज्रा इंद्र वज्रा और उपजाति छंद में है। ठीक है, हम उसका पाठ करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो कल्याण मंत्र के साथ में मैं यहाँ पे विराम देना चाहूँगा। ठीक है, सभी का कल्याण हो इस भावना के साथ में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धन्यवाद। Thank you so much, sir. I would now like to request Dr. Ashutosh to please felicitate sir with the token of appreciation for such an immense lecture. I request Dr. Ashutosh to please come on the stage and hand over the token of appreciation to Dr. Deepak, sir. Thank you, sir. Thank you, Dr. Ashutosh. So as Dr. Deepak, sir, have very minutely tried to cover up all the loopholes that we face while studying Sanhitas, and he have very greatly explained how you can relate shlokas with clinical diagnosis, how Nidan is important, and sir have also given you all many tips to recite shlokas, at what time of the day you should learn, for how many hours you should study. So that in short, sir ने ये बताया है, रट्टा नहीं मारना है, समझ के पढ़ना है. ठीक है, तो अगर समझ के पढ़ोगे तो by the end of the BMS you will definitely come over it. Even I had the same fear of Sanhita when I was in first year. So thank you so much, Dr. Deepak sir.